दोस्तों, आखिरकार जो बात पिछले एक महीने से मैं लगातार दोहरा रही हूं, देश के बड़े पत्रकार उस पर मोहर लगा रहे हैं। देर सही अब देश के जाने माने बड़े पत्रकार जो फील्ड में घूम रहे हैं वो भी वही बात कह रहे हैं जो मैं पिछले एक महीने से लगातार कह रही हूं कि इस चुनाव में मोदी जी की कोई लहर नहीं है। और ये बात अब राजदीप सरदेसाई ने भी एक तरह से न केवल इस बात की पुष्टि की, बल्कि जो बातें अपने विश्लेषण में लिखी हैं, अपने एडिटोरियल में लिखी हैं, वो बीजेपी को टेंशन देने वाली है। ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था वो न केवल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, बल्कि अब बीजेपी के लिए चैलेंज हो गया है कि 270 भी वो अपने स्तर पर जुटा पाएगी कि नहीं जुटा पाएगी। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई को आप जानते हैं, पिछले कई सालों से फील्ड रिपोर्टिंग करते आए हैं और देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं। ये उन पत्रकारों में से एक हैं जो अंधभक्तों को अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों से सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, पत्रकार राजदीप सरदेसाई जो पिछले काफ़ी हफ्तों से फील्ड पर घूम रहे हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, एक एडिटोरियल लिखा है, एक संपादकीय लिखा है, अंग्रेजी में एडिटोरियल है, जिसका शीर्षक है इज 2024 लोकसभा इलेक्शन टर्निंग अवे फ्रॉम बीजेपी। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या बीजेपी के हाथ से निकल रहा है, उससे दूर हो रहा है। और कुछ बातें इन्होंने एडिटोरियल में अपने लिखी हैं। दोस्तों, ये मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने फील्ड में उतरकर महसूस किया वो ये, अब की बार 400 पार ड्रीम इज ओवर। अब की बार 400 पार का नारा वो जो मोदी जी ने दिया था वही नारा जिससे मोदी जी खुद ही किनारा कर गए। अब खुद मोदी जी अपने सभाओं में अब की बार 400 पार का नारा नहीं देते हैं, उसकी जगह बोलने लगे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। तो राजदीप सरदेसाई ने भी कह दिया कि ये तो अब सपना है, भूल जाइए। दूसरा पॉइंट जो अपने एडिटोरियल में राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, अब की बार नो नेशनल स्टोरी लाइन, कोई राष्ट्रीय मुद्दा बन ही नहीं पाया है। मोदी जी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर जो वो आरोप लगा रहे हैं वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पा रहा। राजदीप सरदेसाई यहाँ पर बताते हैं कि 2024 में लोगों के मन में एक ख्वाहिश थी मोदी जी को मौका देने की। 2019 में एक ज़रूरत थी, पुलवामा हुआ था तो ज़रूरत थी कि हर लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से सत्ता में लाना है, लेकिन उस तरह का कोई माहौल इस बार नहीं दिखाई देता है। तीसरे पॉइंट में राजदीप लिखते हैं, अब की बार महाराष्ट्र कर्नाटका में प्रॉब्लम है। ये भी मैं आपको लगातार पिछले एक महीने से बता रही हूँ ना कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो जोर आजमाइश करके 2 पार्टियों की 4 पार्टियां करवाई थी, अब वो खुद वहां फंस गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ये 2 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी और सबसे ज्यादा मुश्किल 2019 में बीजेपी के लिए यही 2 राज्य लेकर आ रहे हैं, खास तौर पर कर्नाटक। और महाराष्ट्र से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अब की बार नो व्हाइट वॉश इन राजस्थान, हरियाणा और बिहार। 3 राज्यों में, जैसे दोस्तों राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीती थी, हरियाणा में 10 की 10 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी और बिहार में 40 सीटों में से 39 सीटें जीती थी। मतलब अपनी मैक्सिमम जो पोटेंशियल था वो एनडीए ने हासिल किया था यहाँ इन 3 राज्यों में, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। याद कीजिए, राजस्थान में जब चुनाव निपटे थे पहले और दूसरे चरण में, तब मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि राजस्थान में कम से कम 3 से 4 सीटों के नुकसान की तो पुख्ता जानकारी है और टक्कर करीब 12 से 13 सीटों में बताई जा रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तो मोदी जी को रात को सोने नहीं देगा। अब की बार वोट शेयर में लॉस, सीट्स नॉट शेयर, वोट शेयर में ठीक ठाक लॉस है। वो वोट शेयर सीटों के कितने लॉस में परिवर्तित होता है इसको लेकर राजदीप ने कुछ क्लियरली नहीं बताया है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में नुकसान है। अब की बार मोदी इज नॉट द ओनली की। अब तक 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में मोदी जी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और जीत कर दिखाया, लेकिन अब जैसे जो मोदी जी लगातार कोशिश करते हैं हर चुनाव को अपने इर्द गिर्द बनाने की, है ना, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मोदी इकलौता ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके जरिए बीजेपी ये सोचे कि वो जीत जाएगी। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अब की बार मोदी वर्सेस हु रिमेन्स एन अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है कि अभी भी अगर ज़मीन पर ये सवाल पूछा जाए कि मोदी नहीं तो कौन, तो इसका सवाल लोगों के बीच में नहीं है। विपक्ष ने कोशिश की कि उसको संविधान का मुद्दा बनाया जाए, लेकिन राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि इस तरह का कोई मुद्दा ज़मीन पर बन नहीं पाया। तो ये एक पॉइंट जो कि इंडिया गठबंधन के लिए झटका राजदीप के एडिटोरियल में निकल कर आया है। इसके अलावा 8वां पॉइंट, अब की बार राम नहीं राशन, यही तो बीजेपी का सबसे बड़ा बुरा सपना है। मोदी जी ये चाहते थे, बीजेपी ये चाहती थी कि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक राम लहर में सवार हो जाए मोदी जी, लेकिन चुनाव आते आते वो लहर खत्म हो गई और लोग ये कह रहे हैं कि राशन
रोजगार ये बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाए ये मुश्किल लग रहा है। अब की बार महिला मैटर्स, नॉट मुसलमान। मुसलमानों पर जितने हमले प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि जो एक बड़ा वोट बैंक बनकर उभरी है वो महिलाएं उभरी हैं, जो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर वोट डाल रही हैं, और वो गेम चेंजर हो सकती हैं। और 10वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अब की बार मिशन 272, नॉट 400, 400 तो छोड़िए, 272 का जुगाड़ कर ले बीजेपी, यही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सबूत तो मोदी जी के बयान आप देख ही रहे हैं, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पर जाके पता नहीं खत्म होंगे। दोस्तों, जो बातें राजदीप सरदेसाई ने की वो अकेले राजदीप सरदेसाई नहीं कर रहे, बहुत से राजनीतिक पंडित जमीन जो टटोल रहे हैं वो लगातार यही बात बोल रहे हैं कि मोदी इकलौता फैक्टर अब नहीं रहे जिससे चुनाव जीता या हरा जा सके। हालांकि मैं अब भी कहती हूं कि बीजेपी को एज है, बीजेपी को एज है, वो हर कोई मान रहा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां बीजेपी का वो बुरा सपना सच हो रहा है जो उसके लिए एक तरह से मतलब हार का पैगाम ला सकता है। वो है क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है चुनाव। राजस्थान की कई सीटों पर चुनाव हो गया क्षेत्रीय स्तर पर। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जैसे मैं राजस्थान की अगर बात करूं, आपको कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अग्निवीर, जी हाँ, अग्निवीर जो योजना है उसका अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। हरियाणा को लेकर तो ऐसा मानना है लोगों का कि हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों उत्तर भारत का जहां पर एंटी बीजेपी हवा चल रही है। आप लगातार हरियाणा से आती खबरें देखें तो वहां बीजेपी के नेताओं का विरोध की खबरें आ रही हैं, जेजेपी के विरोध की खबरें आ रही हैं, जिसने बीजेपी के साथ रहकर 4 साल मौत से सरकार चलाई और 1 साल पहले चुनाव के कुछ महीने पहले बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया और उसके बाद अपना नया सीएम बना दिया, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी। वहां आप देख लीजिए दुष्यंत चौटाला को कितना विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जमीन पर जो बीजेपी के सहयोगी थे उनको इतने विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर जमीन पर बीजेपी के नेताओं की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। और ये बात केवल हरियाणा की नहीं, महाराष्ट्र में भी यही बीजेपी का सबसे बड़ा मुश्किल चुनौती बन गई है कि जो चुनाव है कई सीटों में वो क्षेत्रीय स्तर पर हो गया। अलग अलग मुद्दे अलग अलग राज्यों में प्रभावित हो रहे हैं। मतलब बीजेपी जो ये चाहती थी कि एक मुद्दे पर चुनाव हो, जैसे 2014 में एक मुद्दे पर चुनाव हो कि गुजरात से निकलकर एक नया आदमी आया है उसको मौका दिया जाए, जो एक नए सपने दिखाता है, नई बातें करता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। 2019 में नैरेटिव बना कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, अब तो मोदी जी को लाना है, मोदी जी को एक बार तो और मौका देना है। लेकिन इस बार कोई एक मुद्दा नहीं बन पा रहा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे अलग अलग तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा जो राजदीप ने अपने इस एडिटोरियल में ऐड नहीं किया, जो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, बीजेपी ने जो करीब 70% से ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं 80% जो कैंडिडेट हैं अपने वो रिपीट किए हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया। मतलब हुआ क्या कि जाहिर तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, वो तो हर सरकार को झेलनी पड़ती है। 10 साल एक लंबा वक्त होता है और ऊपर से सांसद भी आपके सेम ही हैं, ज़्यादातर जो सांसद हैं वो सेम है, बीजेपी ने बहुत टिकट नहीं काटे। तो उससे क्या हुआ, आप दोहरी एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। केंद्र में एक ही प्रधानमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी, एक सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और अपने क्षेत्र में उसी सांसद की एंटी इनकम्बेंसी। जो चुनाव होता है वो लोकल हो जाता है। ऐसे में अगर विपक्ष की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे दिया जाए तो वो न केवल कांटे की टक्कर दे सकता है बल्कि कई बार सीट निकाल भी लेता है। और जो चीज़ अलग हुई, जो राजदीप ने अपने इस एडिटोरियल में ऐड नहीं की, जो मैंने महसूस किया है, 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में विपक्ष ना बटा हुआ था। दिल्ली का ही आप मैं जिक्र कर लूँ, 2014 में भी और 2019 में भी दिल्ली में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी। अब क्या है, अब दिल्ली में गठबंधन है। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है वहाँ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही 3 सीटों में, और जिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही। विपक्ष का वोट नहीं बटेगा। अब विपक्ष का एक मुश्त वोट वैसे ही पड़ेगा विपक्ष के कैंडिडेट को जैसे एक मुश्त वोट बीजेपी को अब तक दिल्ली में पड़ रहा था। ये केवल मैंने एग्जाम्पल आपको बीजेपी में दिया। लगभग हर राज्य में इंडिया गठबंधन, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा
आप दूसरे राज्यों में देख लीजिए, दिल्ली सहित, हरियाणा सहित इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, पंजाब में नहीं लड़ रहा है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां गठबंधन नहीं लड़ रहा है क्योंकि वहां बीजेपी का अस्तित्व इतना मजबूत नहीं है। पंजाब में वहां स्थितियां अलग है। लेकिन ऑल टोटल अगर आप हिंदी पट्टी का जिक्र करें या फिर दक्षिण भारत का भी जिक्र करें तो इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ेगा तो उससे क्या होगा, विपक्ष का वोट बटेगा नहीं। और एक और चीज जो राजदीप सरदेसाई के इस आर्टिकल में ऐड नहीं थी, दक्षिण भारत से बीजेपी को बहुत उम्मीद थी। बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि तमिलनाडु में, केरल में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन जो वोटिंग के बाद की जो खबरें आई हैं वो अच्छी नहीं है। तमिलनाडु और केरला में ऐसा लगता नहीं कि कुछ वोटिंग प्रतिशत, अपना वोट शेयर भले ही बीजेपी बढ़ा ले, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट हो जाए बहुत मुश्किल है। अगर वो भी जाएगा तो इक्का दुक्का हो सकता है। लेकिन बीजेपी को तमिलनाडु से या दक्षिण भारत से ज़्यादा उम्मीदें थी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी। वहाँ से बीजेपी की उम्मीदें टूटी हैं। और अगर उत्तर भारत से भी नुकसान हो रहा है तो फिर किस लेवल पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें।